आज के इस ऑडियो लेसन में हम लोग सितंबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र डालेंगे। सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स की ये दूसरी कड़ी है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य विश्व भर में आत्महत्याओं को रोकना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, अर्थात प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारत में एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स रिपोर्ट्स का एक हिस्सा है। किसान आत्महत्याओं पर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में लगभग 42,480 किसानों और दैनिक वेतन भोगियों ने आत्महत्या की। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। 2019 में लगभग 10,281 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2018 में 10,357 था। 2019 में आत्महत्या करने वाले दैनिक ग्रामीण वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या 32,559 थी। 2018 में यह संख्या 30,132 थी। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर 26.4% थी। उसके बाद केरल में 24.3% और तेलंगाना में 20.6% थी। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस को वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ मिलकर कार्य करते हैं। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की। इस योजना के साथ पीएम ने ई गोपाला एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों के लिए आवंटित धनराशि 20,050 करोड़ रुपए है। यह मछली पालन क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटित की गई धनराशि है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक बढ़ाना है। इसका उद्देश्य मत्स्य किसानों की आय को दुगना करना है। यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र की फसल के बाद के नुकसान को घटाकर 25% से 20% से 10% कर देगी। यह योजना मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख रोजगार पैदा करेगी। इस योजना का उद्देश्य फिनफिश हैचरी की स्थापना, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण, आइस प्लांट्स, पिंजरों की स्थापना, मछली चारा पौधों की स्थापना आदि है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार, मार्केट प्लेस और सूचना पोर्टल में सुधार करना है। इस एप्लीकेशन में कई विशेषताएं शामिल होंगे। यह मत्स्य किसानों के लिए पशुधन के प्रबंधन के लिए भारत में एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा। इसमें रोग मुक्त जर्म प्लाज्म की खरीद और बिक्री और गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं की उपलब्धता शामिल है। यह किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में अलर्ट भेजेगा। पीएम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित आईवीएफ लैब का उद्घाटन करेंगे। ये प्रयोगशालाएं दूध उत्पादन और उत्पादकता को कई गुना बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया पोस्ट ने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की। डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई है। यह योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज यानी कि 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। इस योजना को सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले के 50 गांवों को 2020-2021 के दौरान कवर किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य जन जागरूकता में अंतराल को दूर करना और दूर दराज के गांवों में डाक उत्पादों और सेवाओं की पहुंच बनाना है। इस योजना के तहत सभी डाक उत्पाद और सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, विपणन और प्रचारित की जाएंगी। शाखा कार्यालय खोले जाएंगे जो वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेंगे। यह ग्रामीणों की सभी
डाकघर संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। 5 स्टार योजना निम्नलिखित उप योजनाओं की पहल या निगरानी करेगी। बचत बैंक खाते, आवर्तक जमा खाते, एनएससी या केवीपी प्रमाण पत्र, सुकन्या समृद्धि खाते व पीपीएफ खाते, भारत डाक भुगतान बैंक खातों से जुड़ा हुआ वित्त पोषित डाकघर बचत खाता, डाक जीवन बीमा पॉलिसी या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता। गांवों को प्रदर्शन आधारित स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। यदि कोई गांव 5 उपयोजनाओं में से 4 के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करता है तो गांव को 4 स्टार दर्जा मिलेगा। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2020। हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 26 स्थानों की गिरावट के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले वर्ष के अनुसार भारत 79वें स्थान पर था। यह हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा 1995 में पहली बार बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक है, जिसने दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता का अनुमान लगाया है। यह रैंकिंग देशों को आर्थिक स्वतंत्रता के पैमाने पर 0 से 100 के बीच स्कोर प्रदान करती है, जहां 0 का अर्थ आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव है और 100 का अर्थ पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। इस वर्ष सिंगापुर 89.4 अंक के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में 42 अन्य देशों के बीच दुनिया की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में पहले स्थान पर रहा। इस रिपोर्ट में हांगकांग दूसरे स्थान पर रहा। सूचकांक के बारे में दिलचस्प बात यह है कि चीन का स्थान भारत से भी नीचे रहा। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता का आकलन करना है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति की आर्थिक सुरक्षा, व्यक्तिगत पसंद के स्तर, व्यापारिक प्रतिभागियों के लिए बाजारों में प्रवेश करने की क्षमता, कानून का शासन, 162 देशों और क्षेत्रों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण करना है। इस सूचकांक में 10 सबसे कम रैंक वाले देश अल्जीरिया, अंगोला, अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ईरान, लीबिया, कांगो गणराज्य, सूडान, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे हैं। पंजाब कृषि फसल अवशेष को बायोमास ईंधन में परिवर्तित करेगा। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पीईडीए पंजाब सरकार के साथ मिलकर जल्द ही धान के भूसे के उपयोग के लिए एक विकल्प लेकर आ रही है। कृषि फसल अवशेष को जलाने की समस्या उत्तर भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। पंजाब सरकार की अपनी एजेंसी पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के माध्यम से इस समस्या को दूर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। धान और गेहूं के खेत से बचा हुआ अवशेष आमतौर पर खेत में ही जलाया जाता है। इसे जलाने से पर्यावरण संबंधी समस्याओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। पंजाब में लगभग 20 मिलियन टन धान का अवशेष उत्पन्न होता है। इनमें से केवल 5% का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है। शेष खेत में ही जला दिया जाता है। कृषि फसल अवशेष का जलाना दिल्ली में प्रदूषण और धुंध के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके अलावा स्टब बर्निंग से मिट्टी की उर्वरता भी कम हो जाती है और इससे निकलने वाली गर्मी बैक्टीरिया को मार देती है और मिट्टी की नमी को कम कर देती है। पीईडीए जो एक राज्य नोडल एजेंसी है, पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन और विकास की दिशा में काम कर रही है। एजेंसी ने 11 बायोमास बिजली संयंत्र स्थापित किए हैं, जहां 97.50 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। इन संयंत्रों में कुल 20 मिलियन टन धान की कुल मात्रा का 5% से भी कम, जो कि लगभग 8.80 लाख मीट्रिक टन धान के अवशेष हैं, का उपयोग प्रतिवर्ष बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इनमें से अधिकांश संयंत्र 4 से 18 मेगावाट के हैं और सालाना 36,000 से 1,62,000 मीट्रिक टन अवशेष का उपयोग कर रहे हैं। उपरोक्त संयंत्र के अलावा 14 मेगावाट क्षमता वाली 2 और बायोमास बिजली परियोजनाएं विचाराधीन हैं और जून 2021 से पूरी तरह से यह काम करना शुरू कर देंगी। इन 14 मेगावाट के संयंत्र के संचालन के लिए प्रति वर्ष 1.26 लाख मीट्रिक टन धान अवशेष की आवश्यकता होगी। ये बायोमास बिजली परियोजनाएं अपेक्षाकृत कम CO2 और कण उत्सर्जन के कारण पर्यावरण के अनुकूल हैं और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन को भी विस्थापित करती है। यह पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद है।
अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस या फिर विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 1994 में की गई थी। इसी दिन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसकी संरक्षण के लिए समाधान ढूंढना है। ओजोन परत गैस की एक सुरक्षा परत है। यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इस परत में ओजोन की काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलॉन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे तत्व ओजोन परत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस संधि पर 26 अगस्त 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में सहमति प्रकट की गई थी। यह संधि 26 अगस्त 1989 से लागू हुई थी। इस संधि के बाद मई 1989 में हेलसिंकी में एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीटीसी, हेलॉन, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड को कम करने पर चर्चा की गई थी। इस प्रस्ताव के विश्व भर के 197 देशों द्वारा पारित किया गया था। यह संधि काफ़ी सफल भी रही है। ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन, यह एक बहुराष्ट्रीय समझौता है। इस पर 1985 में सहमति प्रकट की गई थी और यह 1988 में लागू हुआ था। इस 197 सदस्य देशों द्वारा पारित किया गया है। यह ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है, परंतु इस समझौते में ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारकों को कम करने के संदर्भ में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो इस अंक में इतना ही।